वेलकम टू द कोर लॉ क्लासेस। तो आज हम ऑर्डर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बात करता है पार्टीज के अपेयर होने पे, और अगर वो अपेयर नहीं होंगी तो उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो ऑर्डर 9 हमें प्रोसीजर बताएगा कि जब कोर्ट आपको बुलाएगा तो आपको कोर्ट आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो कुछ रूल्स बताए गए हैं, वो फॉलो किए जाएंगे कोर्ट में। तो अगर हम सबसे पहले रूल 1 की बात करें, तो रूल 1 कहता है कि पार्टीज को अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में जब भी उनको बुलाया जाएगा। बुलाया कब जाएगा? जब उनको समन किया जाएगा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। प्लेंट आने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? समन, ठीक है। समन देने का पर्पस क्या होता है कि आपके अगेंस्ट ये जो सारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, ठीक है, प्लेंटिफ लेके आया है, ये कॉज ऑफ एक्शन है या जो भी रिलीफ वो मांग रहा है, उस चीज का जवाब देना डिफेंडेंट ने, ठीक है, जो हमने पीछे देखा है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर मान लो डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, या फिर मान लो वो अपीयर नहीं होता कोर्ट में, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आता, या फिर कोई भी और हियरिंग चल रही है, मान लो अभी सूट स्टार्ट हो गया, या अभी फ्रेम होने हैं, इश्यूज फ्रेम होने हैं, या ट्रायल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तब कोर्ट बुला रही है, तब नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होने वाला है? तो सबसे पहले क्या बात की जा रही है कि पार्टीज को अपीयर होना ही पड़ेगा, ठीक है, जब भी कोर्ट उनको बुलाएगी, ठीक है, जो जो डेट्स मेंशन की जाती हैं सम्मन में, ठीक है, उस डेट को आना है, डेट ऑफ हियरिंग को आना ही आना है, ठीक है। कैसे आया जाएगा? या तो पर्सन खुद आए, मींस डिफेंडेंट को बुलाया तो डिफेंडेंट आएगा, प्लेंटिफ को बुलाया तो प्लेंटिफ खुद ही आएगा, ठीक है, कोई एजेंट नहीं भेजेगा। या फिर मान लो अगर उनका प्लीडर है, ठीक है, तो फिर प्लीडर को भी भेजा जा सकता है, ठीक है, तो खुद भी आ सकते हैं और प्लीडर के द्वारा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वो अपीयर क्यों नहीं हुए, पर्सनली बुलाया था, पर्सनली नहीं आए, मान लो अपना एजेंट भेज दिया या प्लीडर भेज दिया, तो उस नॉन अपेयरेंस का सफिशिएंट कॉज कोर्ट में बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है कि क्यों नहीं आए। तो अगर हम देखें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर पार्टी नहीं आती है, डिफेंडेंट को बुलाया वो नहीं आया, प्लेंटिफ को बुलाया वो नहीं आया, अगर मान लो प्लेंटिफ नहीं आया तो सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। डिसमिसल के बारे में कहाँ पे बात की गई है? ऑर्डर 9 में बात की गई है। पीछे हमने जो ऑर्डर्स देखे हैं, हमने रिटर्न के बारे में देखा है कि प्लेंट को रिटर्न किया जा सकता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट कहाँ पे दिया हुआ है? ऑर्डर 7 में दिया हुआ है। प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, सेम ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न का मतलब होता है कि आपको वापस भेजा गया है कि आप प्रॉपर कोर्ट में चले जाओ। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन बन नहीं रहा, कोई चीज ऐसी खुल के सामने आ नहीं रही जिस वजह से कोर्ट आगे क्या प्रोसीड करे, कुछ ग्राउंड्स, वैलिड ग्राउंड्स मिल नहीं रहे आगे प्रोसीड करने के लिए, तो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है प्लेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है कि सूट को डिसमिस किया गया है, मीन्स पार्टी की नॉन अपेयरेंस के ऊपर सूट को ही डिसमिस किया जा रहा है। मीन्स आपका एक जो क्रॉस नेग्लिजेंट कंडक्ट है, ठीक है, उस वजह से कोर्ट इस सूट को आगे नहीं लेके जाना चाहती, ठीक है, नहीं सुनना चाहती, नहीं ट्राई करना चाहती ये। तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात करते हैं कि प्लेंट ही वापस भेज दी। अब सूट, यहाँ पे सूट की बात हो रही है, मीन्स प्लेंट एडमिट हो गई है, समन वगैरह जा चुके हैं, ठीक है, एक प्रॉपर सूट है, तो उसको डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं आता है, तो डिफेंडेंट अगर नहीं आएगा तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स थी, ठीक है, चल रही थी, मान लो कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, जो भी प्लेंटिफ ने फैक्ट्स लिखे थे, ठीक है, कि ये चीजें डिफेंस के अगेंस्ट हैं, और डिफेंडेंट नहीं आया अपनी बात रखने के लिए कोर्ट के बुलाने पर, तो कोर्ट क्या करेगी? ऐसा मान के चलेगी जैसे डिफेंडेंट यहीं पे प्रेजेंट है, और प्रोसीडिंग्स को वैसे ही चलाएगी जैसे चलनी थी अगर डिफेंडेंट होता है यहाँ पे, और जजमेंट पास कर देगी किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज रहता है कि अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो डिसमिस कर देगी कि आप ही ने सूट फाइल किया, आप ही नहीं आ रहे हो, तो कोर्ट कहेगा ठीक है अब आप अपने घर ही बैठे रहो, तो डिसमिस कर देगा। अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं आ रहा, मीन्स कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा, मीन्स डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट पास कर दी जाएगी कि ये जो भी चीजें प्लेंट में लिखी हैं बिल्कुल सही लिखी हैं, ठीक है। उनको डिनाई करने वाला ही अगर कोई नहीं है तो कोर्ट फिर प्लेंटिफ की बात को ही मानेगी। तो इस वजह से कोर्ट में अपीयर होना बहुत जरूरी है डिफेंडेंट का। तो इसको हम बाय रूल्स देख लेते हैं। तो रूल 1 क्या बात करता है हमारा, जो हमने पीछे देखा है, कि पार्टीज को उस दिन आना ही आना है जो डेट मेंशन की गई है समन में, डिपेंडेंट उस दिन अपीयर होगा और उस चीज का आंसर देगा, ठीक है। वो खुद इन पर्सन आएगा या अपने प्लीडर के थ्रू आएगा, ठीक है। अगर वो मान लो नहीं आता है तो उसको रीजंस देने पड़ते हैं कोर्ट में। और इसके अलावा मान लो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट की मर्जी है वो क्या करे, पार्टीज को सुनने के बाद
एडजर्न कर दे, ठीक है। एडजर्न कर दे मीन्स एक नई हेयरिंग दे दे, डेट ऑफ हेयरिंग मेंशन कर दे कि इस दिन को आप आ जाना, एक हफ्ते बाद आ जाना, ठीक है। लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कभी नहीं आ सकते मुंह उठा के, जो कोर्ट बताएगी एडजर्नमेंट डेट तब आप आ सकते हो। रूल 2 क्या बात करता है, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट। तो यहाँ पे रूल 2 क्या बात करता है कि सूट डिसमिस क्यों किया जाता है। अगर प्लेंटिव का कोई फॉल्ट है, तो यहाँ पे प्लेंटिव का क्या फॉल्ट है कि उसने समन सर्व नहीं करवाए हैं, ठीक है। कैसे नहीं सर्व करवाए हैं, या फिर मान लो प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया है, या उसने क्या किया है, कॉस्ट नहीं पे की कोर्ट में, या मान लो उसने जो भी एक्सपेंसेस रहने थे समन सर्विंग के, ठीक है, वो सारी चीजें कोर्ट में उसने नहीं सबमिट करवाई हैं, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसके सूट को डिसमिस कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी दिन मेंशन किया जाता है, ठीक है, इट इज फाउंड दैट समन हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट। तो एक टाइम होता है कि समन मान लो 2-3 दिन में रिसीव हो जाए, जब भी पार्टी को, और उसके बाद एंडोर्समेंट करवा के, सब ऑर्डर 5 में हमने देखा था, एंडोर्समेंट करवा के मीन साइन करवा के उसका कि एक्नॉलेज करवा के कि यही पर्सन है सर्विंग ऑफिसर, चेक करवा के कि मैंने इसी बंदे को, सही बंदे को मैंने समन सर्व करवाए हैं। और फिर वो वापस आता है एक कॉपी लेके कोर्ट में, जहाँ पे उस पार्टी के साइन होते हैं। वो क्या होते हैं, एंडोर्स जो किया होता है वो एक प्रूफ होता है कोर्ट में कि समनिंग जो सर्विस है वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो सर्व नहीं हुए हैं समन, ठीक है, डिफेंडेंट को, क्यों नहीं सर्व हुए हैं, क्योंकि प्लेंटिफ ने कोर्ट फी नहीं पे की, या पोस्टल चार्जेस नहीं पे किए, ठीक है। तो इस वजह से, या फिर मान लो उसने कोई कॉपीज ऑफ प्लेन नहीं भेजी साथ में, ठीक है, डिफेंडेंट को पता नहीं है कि उसने किस पर्पस के लिए कोर्ट में आना है। समन भेज दिया आपको कोर्ट में आना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है किस चीज के लिए, कौन सा पर्सन गया है उसके अगेंस्ट, ठीक है, कुछ पता नहीं है कि किस चीज का वो डिफेंस लेके आई है, अपना तैयारी करके आई रिटन स्टेटमेंट में। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, क्योंकि पार्टी ही फॉल्ट पे है। प्रोवाइजो क्या कहती है, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, the defendant attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent on the day fixed for him to appear and answer। लेकिन अगर मान लो पार्टी खुद अपीयर हो जाती है, ठीक है, कैसे अपीयर हो जाता है, डिफेंडेंट खुद आ जाता है या अपने एजेंट को भेज देता है, ठीक है, तो फिर वो जो हमारा ऑर्डर है, डिसमिसल ऑर्डर, वो नहीं किया जाएगा। या फिर मान लो अगर हम कहें डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्सपर्टे वगैरह नहीं की जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये हमारा केस है जो क्या बात करता है कि ये रूल 2 सिर्फ डायरेक्टरी ऑर्डर है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है कोर्ट के ऊपर कि आपको क्या करना है, कि डिसमिस करना ही है। कोर्ट अगर चाहे चाहे तो उसको डिसमिस ना करके एक चांस और दे सकती है, ठीक है। वो एक चांस क्या हो सकता है कि मान लो रीसर्विस के लिए भेज दें कि ठीक है आप दोबारा से इसको समन सर्व करवा दो, ठीक है, या डिफेंडेंट को एक चांस दिया जाता है कि उसकी वेट कर लो। तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कोर्ट के ऊपर, डायरेक्टरी ऑर्डर है, ठीक है, डायरेक्शन देता है कोर्ट को, सिर्फ गाइड कर रहा है कि जस्टिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। रूल 3, वेयर नाइदर पार्टी अपीयर सूट टू बी डिसमिस्ड। यहाँ रूल 2 में क्या था कि अगर मान लो प्लेंटिफ ने कॉस्ट पे नहीं की, ठीक है, तो एक तो प्लेंटिफ के फॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है, प्लेंटिफ जहाँ पे गलत है तो सूट डिसमिस होने वाला है, ठीक है। कब होएगा, जब वो कॉस्ट पे नहीं करता, ठीक है, कॉस्ट नहीं उसने पे की, और या फिर वो अपीयर नहीं हुआ। यहाँ पे पार्टी लिखा है, नाइदर पार्टी मींस ना प्लेंटिफ अपीयर हुआ ना डिफेंडेंट अपीयर हुआ कोर्ट में, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या कहेगी, अगर आप दोनों ने नहीं आना तो मैंने यहाँ पे बैठ के आपकी फाइल को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, सूट को डिसमिस किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं आ रही है, ठीक है, ना प्लेंटिफ आ रहा है ना डिफेंडेंट आ रहा है कोर्ट में, तो भी डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो डिसमिसल का ये एक ग्राउंड हो सकता है। रूल 4 क्या बात करता है, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और मे रिस्टोर सूट टू फाइल। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, रिस्टोरेशन ऑफ सूट मींस अगर मान लो रूल 2 और 3 में कोर्ट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया आपका केस, ठीक है, तो अब प्लेंटिफ क्या कर सकता है, फ्रेश सूट डाल सकता है। मींस प्लेंटिफ को नहीं रोका गया, रेस्ट जुडिकेट अप्लाई नहीं कर रहा, कोई डिक्री नहीं आई है फाइनल, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, फ्रेश सूट भी फाइल किया जा सकता है उसी सूट को रिस्टोर करवा के, ठीक है। कैसे, कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि ये जो डिसमिसल ऑर्डर है इसको कृपया करके आप क्या करें, सेट असाइड कर दें, ठीक है। तो वो सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा सकता है। कुछ भी रीजन जो सफिशिएंट कॉज रहने वाले हैं, ठीक है, वो मेंशन करेगा। सफिशिएंट कॉज कौन सा रहेगा वो हम आगे जाके देखते हैं। तो अभी के लिए आप देख लीजिए, सफिशिएंट कॉज कोई आपके पास कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि इसी को सफिशिएंट कॉज मानेंगे, ठीक है। कोई भी सफिशिएंट चीज जो कोर्ट को लगेगा कि वाकई में ही इम्पॉसिबल था उसका आना, ठीक है, या कॉस्ट वो नहीं पे कर पा रहा था, जेन्युइन कोई भी रीजन था,
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये सर्कमस्टांसिस को देख के पता चलता है। ठीक है, कोर्ट उस सारी चीजों को देखने के बाद क्या करेगा, उसको अपने ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा जो उसने रूल 2 या रूल 3 को लेके किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड की जाएगी। ठीक है, कोर्ट कहेगा कि ठीक है, इसको मैं सेट असाइड करवा के अब नेक्स्ट आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करता हूँ, इस डेट को आपको आना है, उसी स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रूल 2 और रूल 3 की अगर हम रेमेडी कहें तो कहाँ पे है, रूल 4 में दी गई है। ठीक है, रूल 5 क्या बात करता है, तो रूल 5 बात करता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 डेज टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। तो सबसे पहले तो रूल 2 में क्या है कि आपने कोई पोस्टल चार्जेस पे नहीं किए हैं, कॉस्ट पे नहीं की है समन वगैरह की, ठीक है, सर्व नहीं करवाए हैं अच्छे से, और अब आपको कोर्ट ने क्या कर दिया, आपको टाइम भी दे दिया। अगर मान लो सर्विस नहीं हुई ना प्रॉपर, अनसर्व्ड आ गए हैं वापस, मान लो एंडोर्स नहीं हो पाया है, डिफेंडेंट नहीं मिल पाया है, तो कोर्ट ने कहा कि अब आप क्या करो, रीअप्लाई करो दोबारा से, कि अब फ्रेश समन्स दोबारा भेजे जाए डिफेंडेंट के पास। ठीक है, क्योंकि बुलाना तो हमें है ही उसको कोर्ट में। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। प्लेंटिव क्या करता है, विद इन 7 डेज, जब उसको पता चल गया कि अनसर्व्ड ये वापस आ चुके हैं कोर्ट में, तो अब विद इन 7 डेज ये रीअप्लाई करेगा कि दोबारा से समन्स भेजे जाएं उसी डिफेंडेंट को, इस एड्रेस पे क्या कहाँ पे भेजने हैं। ठीक है, क्या मोड रहेगा, मोड्स भी हमने देखे थे, दस्ती समन, ठीक है, या सब्सटीट्यूटेड सर्विस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग समन सर्व करवाए जाएंगे, ऑर्डर 5 का जो भी प्रोसीजर है। तो when someone is returned unserved, plaintiff does not apply for fresh summons। अनसर्व्ड आ गया और 7 दिन के बीच बीच इसने क्या किया, एप्लीकेशन भी नहीं लगाई कोर्ट में कि सर अनसर्व्ड आ गए हैं, दोबारा इसको क्या करो, समन भिजवाओ। तो कोर्ट फिर क्या कर सकता है, डिसमिस द सूट। मींस एक डिसमिसल का और क्या ग्राउंड्स हो सकता है, प्लेंटिफ के फॉल्ट पे, जब वो रीसर्विस भी नहीं करवाता है विद इन 7 डेज। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, डिसमिस करवा देगी सूट। ठीक है, और अनलेस प्लेंटिफ हैज विद इन द सेट पीरियड सेटिस्फाइड द कोर्ट, तो डिसमिस कर देगी अनलेस प्लेंटिफ कोर्ट में सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को, मींस उसको बता दे कोर्ट को, ठीक है, कोर्ट कंप्लीटली संतुष्ट हो जाए आपकी बात से, अग्री कर जाए कि he has failed after using his best endeavors to discover the residence of the defendant who has not been served। मीन्स आपने 7 दिन में इस वजह से अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपने बहुत कोशिश की डिफेंडेंट का घर पता, ठीक है, उसके फ्रेंड्स तक पहुंचने की, उसके घर वालों तक पहुंचने की, उसका पता नहीं लग पा रहा है कि वो कहाँ पे है, उसके तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती कि उसके खिलाफ प्लेंट आई है और आप कोर्ट में आ जाओ। ठीक है, या फिर सच डिफेंडेंट इज अवॉइडिंग सर्विस, या फिर वो जानबूझ के डिफेंडेंट भागता जा रहा है ताकि उसके तक सम्मन ना पहुंचे, कि अब दोबारा रीसर्विस भी हो जाएगी तब भी वो नहीं रिसीव करने वाला, या फिर कोई भी अदर सफिशिएंट कॉज। ठीक है, जिस जो क्या लगता है कोर्ट को सही लगता है टाइम को बढ़ाने के लिए, सफिशिएंट कॉज हमने देखा है, उसको आगे केस लॉज में देख लेंगे। इन विच द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इस टाइम को भी बढ़ा सकती है। कोर्ट कह सकती है ठीक है, आप इतने दिन में नहीं आए तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम कुछ और दे सकता हूँ, तो उतने टाइम तक आप फिर उसका पता ढूंढ के क्या करो, दोबारा रीसर्विस करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रेश सूट बार्ड नहीं है, यहाँ पे भी प्लेंटिफ क्या लेके आ सकता है, फ्रेश सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो रूल 2 3 उसकी रेमेडी 4 में, और डिसमिसल यहाँ पे अगर 7 डेज के अंदर अंदर सर्विस नहीं होती तो यहाँ पे भी फ्रेश सूट फाइल किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर। ठीक है, तो रूल 8 क्या बात करता है, तो रूल 8 देख लेते हैं, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। अगर मान लो सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है तो अब क्या करे किया जाएगा, तो अगर मान लो डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है कोर्ट में, प्लेंटिफ नहीं हो रहा, ठीक है, हेयरिंग वाली डेट में, तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी, तब भी क्या ऑर्डर किया जाएगा कि सूट को क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, क्योंकि आपका डिफॉल्ट है, डिसमिसल फॉर किसका डिफॉल्ट है, प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ। गलत पार्टी कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ ही है, वही कोर्ट में आया और अभी वही नहीं आ रहा है, ओनली डिफेंडेंट आ रहा है कोर्ट में। ठीक है, नेग्लिजेंट होके घर बैठ गया, अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे तो डिसमिस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लो प्लेंटिफ नहीं भी आया, लेकिन डिफेंडेंट ने कोर्ट आके क्या कर दिया, प्लेंट की जो भी चीजें लिखी थी, फैक्ट्स लिखे थे, ठीक है, उनको वो क्या कह रहा है कि सही है चीजें। ठीक है, मान लो ये 4 क्लेम्स थे, उसने कह दिया ये 3 क्लेम बिल्कुल सही हैं, एडमिट कर लिया क्लेम को, या फिर कुछ पार्ट एडमिट कर लिया, ये कुछ पार्ट एडमिट उसने कर लिया। इन सच केस कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट
यहाँ पे ये जो एडमिशन कर दी गई है, इस एडमिशन को लेके कोर्ट क्या डिक्री पास कर देगा, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, इवन की प्लेंटिफ नहीं भी आया तब भी, ठीक है। लेकिन उसने एडमिट कर लिया, ये एडमिशन उसके अगेंस्ट अब यूज होने वाली है, कोर्ट इसके अगेंस्ट जजमेंट दे देगा। और या फिर एनी पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम, ठीक है, जितना जितना पार्ट है, या फिर ठीक है 3 पॉइंट्स उसने अग्री किए हैं, इनको लेके क्या हो जाएगी, जजमेंट पास हो जाएगी। shall dismiss the suit so far as it relates to the remainder, means ये जो बचा हुआ पॉइंट है, फोर्थ क्लेम था प्लेंटिफ का, इसको कोर्ट डिसमिस कर देगा, ठीक है, क्योंकि डिफेंडेंट ने आके सिर्फ इन चीजों को मान लिया है, ठीक है, इनके लिए जजमेंट दे दी कोर्ट ने। अब फोर्थ के लिए जजमेंट नहीं कोर्ट देगा, कोर्ट कहेगा डिसमिस करूंगा मैं, ठीक है। एक तरह की पेनल्टी लगाई गई है, उस पिनल प्रोविजन कह सकते हैं प्लेंटिफ के लिए, कि जहाँ पे उसने ये सारी चीजें एडमिट की, तो इम्प्लाई होना चाहिए प्लेंटिफ आके कहे कि फोर्थ भी वो अग्री करे या एडमिट करे, ठीक है, आपको इसके लिए भी जजमेंट देनी चाहिए थी, नहीं, उसने कोर्ट उस टाइम सिर्फ डिफेंडेंट की सुनेगा, ठीक है, उस चीज को लेके उसने जजमेंट दे दी। अब इस चीज को लेके क्या किया जाएगा, इस पार्ट को डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेटर ऑन प्लेंटिफ आके इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। इफ डिफेंडेंट कम बट प्लेंटिफ नॉट कम, देन डिसमिसल और पार्शियल डिसमिसल, पार्शियली भी डिसमिस किया जा सकता है, ये पार्शियली डिसमिस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्लेंटिफ कम एंड डिफेंडेंट नॉट कम, अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया, देन डिक्री किसके फेवर में आ गई, प्लेंटिफ के फेवर में आ गई और डिफेंडेंट के अगेंस्ट आ गई, ठीक है। तो रूल 8 इस चीज के बारे में बात करता है। तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट की अगर हम बात करें, तो क्या आप इसको एक डिक्री की तरह ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे ये जो डिसमिसल हो रहा है, ठीक है, तो ये एक डिक्री नहीं है, नॉट अ डिक्री, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया जा सकता है, अगर मान लो रेमेडी होनी चाहिए कि अपील की, अगर ये डिक्री नहीं है तो अपील भी नहीं होगी, ठीक है। तो नो अपील, अपील कहाँ पे होती है, जहाँ पे कोई डिक्री होती है। तो यहाँ पे जो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, ये कोई डिक्री नहीं है, फाइनल डिक्री नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड्स हम अगर देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं डिसमिसल के, प्लेंटिफ फेल्स टू पे कोर्ट फी, ठीक है, हमने रूल 2 में देखा है। कॉपी ऑफ प्लेंट नहीं उसको भेजी गई है, ठीक है, अभी ठीक ऑर्डर 5 में भी बताया, सम्मन के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट जाएगी। जहाँ पे दोनों पार्टीज अपीयर नहीं हुई हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज का अपीयर होना जरूरी था, ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, तो फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिसमिसल हो जाएगा। समन रिसीव्ड अनसर्व, ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, रूल 5 में दिया गया है, ठीक है। प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो रूल 8 हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्रेश सूट नहीं फाइल किया जाएगा रूल 8 के अंदर, यहाँ पे रूल 8 की बात की गई है, बाकियों के लिए नहीं बात की गई, वहां पे फ्रेश सूट डाला जा सकता है। तो रूल 8 क्या कहता है कि कोई फ्रेश सूट नहीं डाला जाएगा ऑन डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट बिकॉज पार्टी इज एट फॉल्ट, पार्टी खुद ही फॉल्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है डिसमिसल को सेट असाइड करवाने के लिए, ठीक है, अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में, लेकिन उसको कुछ सेटिस्फाइड रीजन देने पड़ेंगे कोर्ट में, वो क्यों नहीं आया, सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए, ठीक है, फिर कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। रूल 9 क्या बात करता है, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, तो जो पीछे हमने चीज देखी थी ना रूल 8 में कि आप अगर प्लेंटिफ नहीं आता है, ठीक है, तो फिर डिफेंडेंट मान लो अगर आ जाता है, ठीक है, तो डिफेंडेंट के फेवर में चला जाएगा, अगर डिफेंडेंट क्लेम को एडमिट कर लेता है तो वो जजमेंट फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट चली जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए क्या कहा गया है, ये जो अब है डिसमिसल हुआ है कोर्ट में, जो रिमेनिंग पार्ट का या पूरी प्लेंट का डिसमिसल हो गया है डिफेंडेंट के आने के बाद भी, तो फिर अब क्या किया जा सकता है, दूसरा सूट आप नहीं फ्रेश सूट डालोगे, ठीक है, बार किया जा रहा है कि आप नहीं कोर्ट में आ सकते क्योंकि आप खुद ही रॉन्ग डूअर हो यहाँ पे, ठीक है। इफ सूट अगर मान लो पूरी तरह से डिसमिस हो गया या कुछ पार्ट डिसमिस हुआ है, ठीक है, रूल 8 के अंदर, तो फिर प्लेंटिफ क्या है, शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट, अब वो नहीं आएगा कोर्ट में सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है सेट असाइड करवाने के लिए, लेकिन सफिशिएंट कॉज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करेगी, सेट असाइड कर देगी, जो भी कॉस्ट रहेगी वो इम्पोज कर देगी आपके ऊपर और नेक्स्ट डेट वो डिसाइड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सेट असाइड करवाया जाएगा तो पार्टी को नोटिस दिया जाता है, दूसरी पार्टी को, ठीक है, प्लेंटिफ को नोटिस दिया जाएगा, डिफेंडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि इसको सेट असाइड करवा रहे हैं, डिफेंडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि आप आए थे उस दिन, प्लेंटिफ नहीं आया था, लेकिन प्लेंटिफ ने अब आके सफिशिएंट कॉज दिखा दिया कि वो क्यों नहीं आया था, तो इस वजह से हम इसको सेट असाइड कर रहे हैं, डिफेंडेंट को बाद में बुलाया जाएगा कोर्ट, और प्रोसीडिंग्स वैसे ही कंटिन्यू होने वाली हैं जैसे होती है नॉर्मल। तो ये हमारा केस है, ठीक है।
तो ये केस क्या बात करता है, नोटिस के बारे में बात करता है रूल 9 में कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि आप नोटिस दो ही दो पार्टी को, ठीक है, कि उसको पता होना चाहिए कि अब प्रोसीडिंग दोबारा से कोर्ट में चलने वाली है। सवित्री अमन, ये हमारा नेक्स्ट केस है, ये सफिशिएंट कॉज की बात करता है। तो ये सिंपल बात करता है कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है, जो बता पाए कि सफिशिएंट कॉज पार्टी नहीं आई या प्लीडर नहीं आया, तो इसको ही हम मान के चलें। तो हमें क्या करना चाहिए, एक जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच लेनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, हमें टेक्निकली रिजिड अप्रोच नहीं लेनी चाहिए, मीन्स थोड़ा सा लिबरल व्यू लेके चलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल में प्लेंटिफ का, ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन हो, वो इस वजह से नहीं आया, ठीक है, तो कोर्ट को थोड़ा सा लीनियंट, ठीक है, लिबरली इस चीज को देखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा केस है, लिबरल अप्रोच लेनी चाहिए सेक्शन 9 में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्लेंटिफ के ना आने के, ठीक है। तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, सो कोई भी अपील। तो व्हाट अमाउंट्स टू अपेयरेंस मीन्स किस चीज को मानेंगे, कि कब माना जाएगा कि पार्टी को अपीयर्ड माना गया है कोर्ट में। तो सबसे पहले अगर मान लो पार्टी आती है लेकिन विटनेस नहीं आते, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, एडजर्नमेंट दे देती है, नेक्स्ट डेट फिक्स कर देती है। तो यहाँ पे पार्टी आई है तो अपेयरेंस ही माना जाएगा। अगर मान लो प्लीडर आता है, ठीक है, लेकिन पार्टी नहीं आती है, तो उसको फिर अपेयरेंस नहीं माना जाएगा, उसको नॉन अपेयरेंस ही माना जाएगा। अगर बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा पार्टी इन पर्सन, तो इन पर्सन ही आना है, वो नहीं आई, प्लीडर आई जाए, ठीक है, तो उसको अपेयरेंस नहीं मानते। Pleader come but party does not inform about facts to be admitted in court, it amounts to non appearance। तो ये केस है हमारा सतीश चंद्र वर्सेस देव प्रसाद। तो इसमें क्या बताया है कोर्ट ने, तो कोर्ट कहती है कि अगर मान लो एक क्लाइंट है, ठीक है, प्लीडर का, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी ने कुछ भी बताया नहीं है, भेज दिया इसको, ठीक है, कि आप मेरी, इसने खुद ही कंसेंट दी है कि आप मेरी तरफ से कोर्ट में अपीयर हो जाना, ठीक है, उसकी परमिशन से ये कोर्ट में अपीयर होता है, प्लीडर आ जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट उससे ये सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है, कि इन चीजों को वो एडमिट करता है या नहीं करता है प्लेट को लेके। तो यहाँ पे प्लीडर को पता ही नहीं है कौन सी चीजें एडमिट करनी है, या उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मान लो उसको दो दो पॉइंट्स का तो पता है लेकिन तीसरे पॉइंट की उसको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे उसका आना नॉन अपेयरेंस ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ के पास यहाँ पे नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कौन सी क्लेम्स को उसने एडमिट करना है, किस चीज को उसने डिनाई करना है, ठीक है, तो इसको भी नॉन अपेयरेंस माना जाएगा। तो जैसे होता है ना, मान लो कोई जूनियर वकील भी चला जाता है डेट्स लेने, ठीक है, उसको भी नॉन अपेयरेंस ही माना जाता है, ठीक है। तो रूल 6 क्या बात करता है, तो रूल 6 कहता है प्रोसीजर व्हेन प्लेंटिफ अपीयर्स, जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ ही आता है, ठीक है, रूल 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, देन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। तो यहाँ पे प्लेंटिफ आ गया है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया है, ठीक है, क्यों नहीं आया, ठीक है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर अगर अगर फॉलो किया गया है तब भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो ये चीज डिफेंडेंट के अगेंस्ट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, या उस तक सम्मन ही नहीं पहुंचे, ठीक है, या फिर पहुंचे तो बहुत लेट पहुंचे, तब तक जो हियरिंग डेट थी उसकी डेट निकल चुकी थी, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखते हैं। अगर मान लो सम्मन सर्व हो गए थे पार्टी को, ठीक है, डिफेंडेंट के पास पहुंच गए थे सम्मन, लेकिन वो फिर भी नहीं आया अपना पक्ष लेके, ठीक है, डिफेंस लेके, तो फिर क्या किया जाएगा, कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलाएगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताई गई एक्स पार्टी को लेके। तो यहाँ पे ऑर्डर्स में इन यहाँ पे कुछ टर्म्स है जहाँ पे यूज किया गया इस शब्द को, ठीक है, अदरवाइज सीपीसी में इस शब्द को यूज नहीं किया गया एक्सप्रेसली। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एक्स पार्टी मीन्स कि ऐसा माना जाएगा जैसे डिफेंडेंट कोर्ट में ही है और प्रॉपर नेचुरल जस्टिस फॉलो करके जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं, स्टेजेस को फॉलो करके कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट पास कर देगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, यस आगे आप ट्राई करो या प्रोसीडिंग चलाओ, हम मान के चल रहे हैं कि डिफेंडेंट यहाँ पे ही है, ठीक है। तो इस चीज का हर्जाना डिफेंडेंट को भुगतना पड़ सकता है ना आने का, जब उसको सम्मन प्रॉपर तरीके से सर्व हो चुके थे। अगर मान लो सम्मन सर्व ही नहीं हुए उसको, ठीक है, मीन्स प्लेंटिव क्या कह रहा है कि ठीक है अभी भेज दिए गए हैं, लेकिन जानबूझ के क्या कर रहा है, खुद ही रिमूव कर रहा है वहां से सम्मन, ठीक है, उसके रेजिडेंस से बाहर अलग कर रहा है, या फिर सर्विंग ऑफिसर को भेज रहा है इधर उधर करके, ठीक है, और ये प्रूव कर रहा है कोर्ट में कि जानबूझ के डिफेंडेंट नहीं आ रहा, ठीक है, या सर्विस अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पे समन्स प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं हुए हैं,
ठीक है, नॉट ड्यूली सर्व्ड, और अब डिफेंडेंट को नॉलेज ही नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट करेगा कि दोबारा से सेकंड समन्स को भेजा जाए। ठीक है, तो सेकंड समन्स का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट कि सेकंड समन्स भेजे जाएं। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ये है कि अगर मान लो समन सर्व हुए, ठीक है, नहीं आया तो एक्स पार्टी, अगर समन सर्व नहीं हुए तो ऑर्डर क्या करेगी कोर्ट, सेकंड समन दोबारा से फ्रेश समन भेजो। मान लो उससे विद इन 7 days का टाइम पीरियड था, ठीक है, इतने टाइम के बीच बीच भेजो। तो नेक्स्ट क्लॉज क्या कहती है, व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, समन तो सर्व हो गए हैं लेकिन वो टाइम पे सर्व नहीं हुए हैं, टाइम बीत चुका है। जैसे मान लो 10 तारीख को उसके पास समन पहुंचे है और डेट ऑफ हियरिंग थी 8, ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन लेट हो गया है वो, तो यहाँ पे फिर क्या कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, तो यहाँ पे कोर्ट फिक्स कर देगी नेक्स्ट डेट, ठीक है, उसको प्रॉपर वो सफिशिएंट टाइम देगी कि वो अपना डिफेंस तैयार करके लेके आए, क्योंकि ये उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था, टाइम बीत चुका था। ठीक है, इफ इट इज प्रूव्ड समन्स वर सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम, सही टाइम तक उसके तक नहीं पहुंचे, तो इस वजह से वो अपीयर नहीं हो पाया, वो आंसर नहीं कर पाया, उस दिन नहीं आ पाया, तो कोर्ट क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी, उस हियरिंग को पोस्टपोन कर देगी, नेक्स्ट डेट फिक्स कर देगी। ठीक है, और इस चीज़ का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें नोटिस में मेंशन की जाएंगी कि नेक्स्ट डेट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है, ये फ्यूचर डे को आपको इस टाइम में आना है, वो सारा कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर डिपेंडेंट को उस दिन आना है। फर्स्ट, अगर ड्यूली सर्व्ड होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एक्स पार्टे, अगर ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो सेकंड समन भेजो, अगर टाइम बीतने के बाद पहुंचे समन तो फिर क्या किया जाएगा, उसको टाइम दिया जाएगा और हियरिंग को पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, where it is owing to the plaintiff's default that summons was not duly served or was not summoned in sufficient time, court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जहाँ पे प्लेंटिफ की वजह से सर्व नहीं हो पाए, ठीक है, समन नहीं सर्व हो पाए या फिर टाइम पे सर्व नहीं हो पाए, तो कोर्ट क्या करेगा, प्लेंटिफ को कहेगा आप कॉस्ट पहले जमा करवाओ, ठीक है, आपकी गलती की वजह से नहीं हो पाए, और वो कॉस्ट जमा करवाने के बाद फ्रेश समन भेजेगा, और या फिर नेक्स्ट जो भी डेट है वो फिक्स करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा केस है। ये क्या बात करता है, ये जो रूल 6 की स्कोप की बात करता है कि ये जो रूल 6 है वो सिर्फ अप्लाई करेगा फर्स्ट हेयरिंग ऑफ सूट एंड नॉट सब्सिक्वेंट हेयरिंग्स। मींस कि जहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ समन्स की बात हो रही है, ठीक है, मींस फर्स्ट हेयरिंग प्लेंट हमने स्टेजेस देखी थी, ठीक है, स्टेजेस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, तो वो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी लिंक, तो आप देख सकते हो वहां से। तो प्लेंट सबसे पहले फाइल की जाती है, ठीक है, कोर्ट को लगता है यस प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तो आगे कोर्ट प्रोसीड करेगी, समन करेगी। समन के बाद क्या स्टेज होती है, अब डिफेंडेंट आएगा, समन उसके तक पहुंच गए हैं और अब वो अपना रिप्लाई लेके आता है, रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे किस स्टेज की बात हो रही है, फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल हो रही है, तो समन स्टेज के ऊपर जहाँ पे अभी सिर्फ प्रिलिमिनरी इश्यूज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं, ठीक है, तो फ्रेम होने से पहले पहले जो चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग सबसे पहले जब कोर्ट आते हो उसी चीज की बात की जा रही है। आगे जो हियरिंग्स होने वाली हैं, समन सर्व नहीं हुआ था, उस चीज को आप बाद में लेके नहीं आओगे यहाँ पे, ठीक है, वो कोर्ट में यूज नहीं की जाने वाली, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज की ही बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा केस है, एन एक्स पार्टी ऑर्डर डज नॉट डिबार द डिफेंडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लेटर प्रोसीडिंग्स। तो जैसे हमने कहा कि ये फर्स्ट हियरिंग की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरी स्टेज है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फ्रेम ऑफ इशू की स्टेज होती है, फ्रेम ऑफ इशू के बाद एविडेंस की स्टेज होती है। ठीक है, अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं आया था समन आने के ऊपर भी, ठीक है, तो यहाँ पे उसने रिटर्न स्टेटमेंट लेट सबमिट करवाई, ठीक है, या फिर मान लो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं, मान लो यहाँ पे, ठीक है, डिफेंडेंट के ना आने की वजह से यहाँ से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं, तो यहाँ पे इश्यूज जो वगैरह फ्रेम होने हैं या फिर उसने अपना कोई ग्राउंड रखना है, तो वहाँ पे हम कहें कि अब डिफेंडेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो डिफेंडेंट आएगा, वो प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है, एक्स पार्टी उसको बार नहीं कर रही कि अब आप फर्दर प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं बन सकते, वो आएगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स में भी उस चीज़ का वो रिप्लाई करेगा, अगर उससे कोर्ट पूछती है सफिशिएंट कॉज देगा वो, ठीक है, इश्यूज में वो प्रेजेंट रह सकता है, एविडेंस स्टेज, ठीक है, वो बाकी सारी चीजें वैसे ही चल सकती हैं, इवन की एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का भी वो पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट ने अगर हम कहें टाइम पीरियड बताया, तो लिमिटेशन एक्ट ने एक्स पार्टी डिक्री का टाइम पीरियड बताया, ठीक है, लेकिन उसने एक्स पार्टी ऑर्डर, यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, ऑर्डर लिखा है,
तो ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो हम इसको क्या लेके चलते हैं कि आर्टिकल 137 है लिमिटेशन एक्ट का, जहाँ पे रेसिडुअरी आर्टिकल कहते हैं जिसको। तो जहाँ पे अगर कोई भी प्रोविजन के का लिमिटेशन पीरियड नहीं लिखा गया है, तो फिर कौन सा टाइम पीरियड माना जाएगा, 3 इयर्स माना जाएगा। ठीक है, अगर कवर नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम कितना टाइम पीरियड ले सकते हैं कि अगर बंदे ने जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए वो जा सकता है। कितने टाइम के बीच बीच कोर्ट में जा सकता है, 3 साल के बीच बीच जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स पार्टी डिक्री का टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो रूल 13 क्या बात करता है, एक्स पार्टे डिक्री के बारे में बात करता है। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे डिक्री की बात हो रही है, पीछे हमने ऑर्डर की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे डिक्री की बात कर रही है सीपीसी। तो क्या कह रहा है, यहाँ पे बात कर रही है, क्या की जा रही है कि डिफेंडेंट के खिलाफ अब फाइनल जजमेंट पास हो चुकी है, क्योंकि डिफेंडेंट नहीं अपीयर हुआ हमारे समन देने के बाद भी, बार बार बुलाने के बाद भी कोर्ट में। और अब हम क्या मान रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि डिफेंडेंट जैसे कोर्ट में प्रेजेंट है और उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, फैक्ट्स की नॉलेज है, और हमने अब जो भी प्रोसीडिंग्स प्रॉपर फॉलो करके, नेचुरल जस्टिस फॉलो करके एक जजमेंट पास की है जो कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन लेके चल रहा है कोर्ट की उसने नेचुरल जस्टिस फॉलो किया है। ठीक है, डिफेंडेंट खुद ही नहीं आया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि डिफेंडेंट यहीं पे है। ठीक है, अब नहीं आया तो उसकी गलती है, कोर्ट का काम रुकने वाला नहीं है। तो कोर्ट ने फाइनली उस मैटर को क्या कर दिया, डिटरमिन कर दिया है, जो भी राइट्स लाइबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, उसको कंक्लूड करके, ठीक है, डिक्री की फॉर्म में पास कर दिया गया है। और अब इस चीज़ की एग्जीक्यूशन कैसे होएगी, जैसे एक नॉर्मल डिग्री की होती है। ठीक है, ऑर्डर 21 में, तो उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो अब मान लो डिफेंडेंट थोड़े टाइम बाद आता है। ठीक है, वो कहता है अपना कोई जेन्युइन रीजन लेके कि मैं हॉस्पिटलाइज था मान लो, या मैं पागल ही हो गया था। ठीक है, तो या मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि मेरे अगेंस्ट कोई केस डाला है, तो उसके पास क्या कोई रेमेडी है। तो सेक्शन रूल 13 यही बात करता है कि यस, उसके पास रेमेडी है, उसके पास चांस है कि वो इस चीज़ को क्या कर दे, सेट असाइड करवा दे। ठीक है, तो वो सेट असाइड कैसे करवाएगा, वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में। ठीक है, कौन सी कोर्ट में लगाएगा, सेम कोर्ट में लगाएगा जिस कोर्ट ने वो डिग्री पास की है, कि आप कृपया करके क्या कर दीजिए, इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक जेन्युइन रीजन है। क्या जेन्युइन रीजन है बताइए, कि मुझे सम्मन प्रॉपर सर्व नहीं हुए थे। ठीक है, मुझे सम्मन नहीं मिले, मुझे नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, या फिर मेरे पास कोई भी सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, जिस वजह से मैं कोर्ट में नहीं आ पाया। ठीक है, जैसे मान लो कि प्लेंटिफ ने जानबूझ के उसको भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। ठीक है, कि तू जा, और कोर्ट को बता दिया कि यस समन सर्व हो गए हैं। ठीक है, लेकिन डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं आ रहा। मीन्स कोई भी जेन्युइन रीजन वो बता सकता है, कि जहाँ पे मान लो डिफेंडेंट को लगता है कि प्लेंटिफ को पता ही है, ठीक है, कि सूट फाइल हुआ हुआ है, कि डेट ऑफ हेयरिंग है कोई। ठीक है, और प्लेंटिफ खुद ही कहता है जा जा भी तू घूम घाम आ। ठीक है, घूम घाम के जब तू आएगा, भी 2 महीने बाद की डेट है। ठीक है, उसको जानबूझ के गलत गाइड कर देता है। तो यहाँ पे कोई भी सफिशिएंट कॉज वो शो कर सकता है कि यस इस वजह से मैं नहीं आया। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है, तो कोर्ट क्या कर देगा, अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड कर देगा। लेकिन इसके लिए क्या है, कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी कोर्ट में। ठीक है, और बाद में कोर्ट एक डे फिक्स कर देगा। ठीक है, जो भी रहने वाला है डेट ऑफ हियरिंग का नेक्स्ट डेट कौन सी रहेगी, उस दिन फिर डिफेंडेंट आएगा और बाकी की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ठीक है, प्रोवाइजो 1 क्या बात करती है, तो यहाँ पे 2 प्रोवाइजोज है। प्रोवाइजो 1 बात करती है डिक्री इस नेचर की है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक के खिलाफ उसको सेट असाइड नहीं करवाया जा सकता। इट में बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट ऑल्सो। जैसे मान लो ना, ये केस डाला गया BCDE। ठीक है, यहाँ पे 4 डिफेंडेंट्स हैं। तो यहाँ पे कोर्ट क्या देखेगी, यहाँ पे देखेगी कि डिक्री इस नेचर की है, एक्स पार्टे डिक्री, कि इसको डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेबल पार्ट है कुछ इसका। ठीक है, एक दूसरे से अलग है डिफेंडेंट, क्या तीनों सेम ही फुटिंग पे हैं, एक ही जगह पे हैं, इक्वली लाइबल हैं या इक्वली रॉन्ग डूअर हैं। तो कोर्ट उस हिसाब से, इनके एक्शंस के हिसाब से देखता है। अगर मान लो उस डिक्री को सेपरेट नहीं किया जा सकता, कि वो एग्जीक्यूट ही कलेक्टिवली इनसे होएगी। ठीक है, सब इक्वली लाइबल हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, तो अगर एक के खिलाफ सेट असाइड होता है, तो बाकियों के खिलाफ भी सेट असाइड हो जाएगी। अगर मान लो एक के खिलाफ सेट असाइड नहीं हो सकती, तो बाकियों के खिलाफ भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो बी और सी अपीयर हो गए थे कोर्ट में। ठीक है, लेकिन डी और ई नहीं हुए थे कोर्ट में अपीयर। तो यहाँ पे फिर डी एंड ई के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री आ गई। तो यहाँ पे यही जाने वाले हैं अब इसको सेट असाइड करवाने के लिए।
तो ये इस चीज़ का बेनिफिट नहीं लेने वाले कि बी और सी की तो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में, वो तो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो हमारा भी राइट बनता है, तो इस तरह से वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरह से सबका अपना अपना पार्ट या रोल देखा जाता है, ठीक है, उस हिसाब से इस रूल को अप्लाई किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या बात करती है, प्रोवाइजो 2, no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons if it is satisfied that defendant had notice of the date of hearing. तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि सिर्फ एक सम्मन सर्व नहीं हुआ, ठीक है, एक रीजन नहीं हो सकता सेट असाइड करवाने का, लेकिन जहाँ पे आपके पास चाहे सम्मन नहीं भी सर्व हुआ लेकिन आपको नॉलेज थी ना कि इस डेट को आना है मैंने कोर्ट में, ठीक है, आपको पता है कि प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ सूट दायर किया हुआ है, अब आपको पता है कि कभी भी बुलावा आ सकता है कोर्ट से, ठीक है, या आपको मान लो किसी अपने फ्रेंड से, ठीक है, या मान लो कोर्ट के किसी मुंशी से मान लो पता लग गया कि ये वाली डेट है, इस दिन को मैंने आना है, ठीक है, डेट ऑफ हियरिंग आपको पता है लेकिन सम्मन आपको सर्व नहीं हो पाए, लेकिन आपके पास नॉलेज है, आपको नोटिस है इस चीज़ का, आपके माइंड में है, ठीक है, कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया है, तब भी नहीं आते हो, तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता, ठीक है, मियरली कि नोटिस नहीं आया, एक फॉर्मल प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, ठीक है, इस वजह से इसको सेट असाइड कर दो, ये कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो डेट ऑफ हियरिंग की नॉलेज थी तब भी नहीं आए, तो फिर इस चीज़ को आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया जाएगा। तो डेट ऑफ हियरिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। इसको मैंने इलेबोरेट करके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आप उससे नोट्स बना सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, बाकी मैंने बेयर से पहले पढ़ा रही हूँ आपको ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए आगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या करती है, वेयर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे अंडर दिस रूल द अपील हैज बीन disposed of on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under the rule। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि एक तो एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, ठीक है, सेम कोर्ट में, ठीक है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, दूसरा क्या है कि एक्सप्लेनेशन बता रही है कि आप अपील में भी जा सकते हो, ठीक है, तो इम्प्लाइडली है कि आप अपील भी डाल सकते हो, ठीक है, अपीलेट कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो एप्लीकेशन आपने लगा दी एक्स कोर्ट में, ठीक है, जो सेम कोर्ट है, और इसकी जो अपीलेट कोर्ट है वाई, ठीक है, वहां पे भी आपने अपील डाल दी, तो यहाँ पे अपील कोर्ट जब मैटर को डिसाइड कर रही है, ठीक है, तो फिर ये लोअर कोर्ट इस एप्लीकेशन को क्या कर देगी, एक बार होल्ड कर देगी, ठीक है, वेट करेगी कि अपीलेट कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, फिर वो आपके ऊपर अप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो अदरवाइज आप सेम कोर्ट में भी जा सकते हो और आप अपील कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो अपील कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन को, सॉरी, आपकी इस ऑर्डर को, ठीक है, रिवर्स नहीं किया, ठीक है, उसको अपहेल्ड कर दिया, तो फिर इस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है, ये लोअर कोर्ट अपील कोर्ट के अगेंस्ट जाके सेट असाइड नहीं करने वाली है, ठीक है, तो इस चीज को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री का मतलब अगर हम देखें तो कुछ हमारे केसेस हैं, ठीक है, तो एक्स पार्टी डिक्री कब पास होती है, जब डिफेंडेंट क्या होता है थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स एब्सेंट रहता है, ठीक है, और कोर्ट अब खुद प्रिज्यूम करके उसकी प्रेजेंस प्रोसीडिंग्स को आगे चला रही है, ठीक है। तो ये हमारा केस है अजीज अहमद पटेल वर्सेस, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। एन एक्स पार्टी डिक्री इज अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट डिफेंडेंट इन एब्सेंशिया, तो इसको आप क्या मान के चलोगे कि डिक्री पास हो गई है डिफेंडेंट की एब्सेंस में भी, और ये हमारी जो डिक्री है, ठीक है, एक फाइनल जजमेंट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट अब जो हमारे पास राइट्स रहते हैं अपील में जाने के, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा एन एक्स पार्टी डिक्री सो पास्ड इज लीगल वैलिड ऑपरेटिव एंड एनफोर्सिबल बाय एनी पार्टी, इसका सेम ही स्टेटस है, ठीक है, बाकी डिक्रीज की तरह, ठीक है, कि इसको क्या किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा और इसको एनफोर्स करवाया जाएगा पार्टीज के द्वारा, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन होगी ऑर्डर 21 में, ठीक है, जो भी रहती हैं चीजें वो सारी चीजें फॉलो की जाएंगी, डिक्रीज के रूल यहाँ पे भी फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये दो केसेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है और कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। तो यहाँ पे रूल जो 13 है, ठीक है, वो क्या है, एक उसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है, मींस जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं था, सम्मन सर्व नहीं हुए प्रॉपर, इस वजह से डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल की, ठीक है, तो या फिर कोर्ट के नोटिस देने पे कि आप आओ वो नहीं आया, ठीक है, या कोई भी अदर सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रीजन है जहाँ पे डिफेंडेंट एक गिल्टी पार्टी है, डिफेंडेंट डिफॉल्ट पे है और इस वजह से कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री पास की है, तो अब किसी भी केस में कोई भी इंस्टेंस है ना,
तो वहाँ पे ये रूल 13 अप्लाई करेगा। मीन्स आप एप्लीकेशन लगा सकते हो किसी भी चीज़ को सेट असाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा देखा है कि डिफेंडेंट नहीं आता, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करेगा। लेकिन ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट का हमारा रूल है, वो भी क्या कहता है कि अगर मान लो रिटर्न स्टेटमेंट आपने 30 डेज के अंदर अंदर आपने नहीं सबमिट करवाई, ठीक है, 90 डेज भी दिए गए, आप तब भी नहीं आए, 180 डेज, ठीक है, तब भी नहीं आते हो, ठीक है, तो फिर जजमेंट पास हो जाती है, एक्सपायरी डिग्री आपके अगेंस्ट पास होगी है, तो वहाँ पे भी आप रूल 13 में एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ की बात की गई है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जहाँ पे भी एक्सपायरी डिग्री आ गया, रूल 13 में आपके पास एक रेमेडी आ जाती है कि आप सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे सेटिंग असाइड का जो रूल है, ठीक है, वो अप्लाई करता है। तो क्या हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्या उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा? तो यहाँ पे ठीक है, क्या बात की जाती है, हमारे कुछ केसेस थे, ठीक है, लीडिंग केसेस, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पे भी ये अप्लाई करेगा, ठीक है, सेट असाइड करवाया जा सकता है, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी ये इक्वली अप्लाई करता है, ठीक है। और इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में अप्लाई करेगा, यस करेगा, ठीक है। मान लो हस्बैंड वाइफ ने डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है, ठीक है, हस्बैंड आ नहीं रहा है बार बार, ठीक है, हेयरिंग्स पे, तो फिर कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी डिवोर्स कर देती है, और हस्बैंड को जब नॉलेज होती है तो फिर वो उसको सेट असाइड करवाने के लिए जाता है, तो यहाँ पे वो रूल 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन एक्ट, इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा, तो यस उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स है ना, कि दोनों पार्टीज को रिकनसाइल करवाया जाता है, ठीक है, कोशिश की जाती है बिठा के बात की जाए, ठीक है, अदर देन द डिग्री एक मोड अडॉप्ट किया जाता है कि स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ना हो कोर्ट का, यहाँ पे भी अगर पार्टी नहीं आ रही है, ठीक है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, तो फिर एक्स पार्टी हो सकती हैं, तो यस हो सकती हैं। और इसके लिए पार्टीज क्या कर सकती हैं, पहले तो एक्ट में ही होता है, ठीक है, कि वो एप्लीकेशन दें, अगर मान लो एक्ट में नहीं पॉसिबल तो फिर वो कोर्ट आके भी उस चीज़ को सेट असाइड करवा सकती है, ठीक है। तो ये सबके ऊपर अप्लाई करने वाला है, तो ये चीज़ें हैं सिंपल एक्स पार्टी के बारे में। तो यहाँ पे रेमेडीज हैं कुछ हमारे पास, कि अगर मान लो एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, अगर तो मान लो एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई तो फिर आप अपील में भी जा सकते हो, सेक्शन 96, ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री एक डिग्री है तो अपील में जाओगे आप। और इसके अलावा आप रिव्यू के लिए भी जा सकते हो, ऑर्डर 47, ठीक है। और इसके अलावा सेक्शन 151 जो है हमारा, ठीक है, वो इनहेरेंट पावर्स देता है कोर्ट को, क्या पावर देता है कि अगर मान लो कोई भी चीज़ जो सीपीसी में, ऑर्डर्स में या रूल्स में, ठीक है, ये सब्सटेंटिव पार्ट में नहीं दी गई हैं, तो फिर क्या किया जाए, कोर्ट अपना माइंड, जुडिशियस माइंड अप्लाई करके देखे कि उसको इस चीज़ में क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो इनहेरेंट पावर है सिविल कोर्ट की, ठीक है, कि वो कैसे एक्ट करती है, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग उस मैटर को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आता है एप्लीकेशन लगा सकते हो आप सेट असाइड करने के लिए, जो कि रूल 13 में ही दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 13 में ही एप्लीकेशन आप लगा सकते हो डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए। इसके अलावा लिमिटेशन पीरियड कितना है, हम मैंने बात की थी ना, एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए कोई लिमिटेशन एक्ट ने बताया नहीं हुआ पीरियड, लेकिन एक्स पार्टी डिग्री के लिए बताया हुआ है। तो आर्टिकल 123 है जो क्या बात करता है, 30 डेज के बीच बीच आप जा सकते हो एप्लीकेशन लेके कि मुझे इसको सेट असाइड करवाना है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर हम कहें कि पार्टी ने फ्रॉड किया है, ठीक है, तो फिर क्या फ्रेश सूट वो डाल सकता है? तो यस वो डाल सकता है, चाहे एक्स पार्टी डिग्री भी आ गई, जैसे मैंने बात की ना कि प्लेंटिफ ने जानबूझ के डिफेंडेंट को कह दिया जाओ जाओ बाहर जाके घूमो आप, ठीक है, कि आप 2 महीने बाद आना, तब की डेट है, ठीक है, लेकिन वो डेट पहले की थी, ठीक है, अब जजमेंट आ गई उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे पार्टी ने फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे वो आ सकता है, फ्रेश सूट दायर कर सकता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, प्लेंटिफ ने यहाँ पे फ्रॉड कमिट किया है। इसके अलावा हम रिवीजन में भी जा सकते हैं, ठीक है, रिव्यू में जा सकते हैं, रिवीजन में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रिवीजन में भी जाया जा सकता है, सेक्शन 115, ठीक है, 115। तो ये सारी रेमेडीज रहती हैं हमारे पास अगर मान लो एक्स पार्टी डिग्री आ जाती है तो। यहाँ पे केस है एक हमारा जहाँ पे फ्रॉड की बात की जा रही है, पार्टी मेड अ फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड, ठीक है, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेके चलता है कि उसने सर्विस के टाइम भी हो सकता है कि फ्रॉड किया हो, ठीक है, एक गलत रिकॉर्ड बना के वो ले आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि उसने हो सकता है कि समन उसके तक पहुंचने ही ना दिए हों या उससे झूठ बोला हो, ठीक है, तो ये इस वजह से कोर्ट का माइंड क्या होता है,
सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है, प्लेंटिफ को लेके ही, तो वो क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को भी सेट असाइड कर सकती है। तो सेम कोर्ट को अगर हम कहें कि सेट असाइड क्यों करने दिया जाता है, तो इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये जो एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर होते हैं ये ऑन मेरिट्स नहीं होते। मीन्स दोनों पार्टीज को बुला के, ठीक है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे के, ठीक है, उनकी बात सुन के, ठीक है, एक प्रॉपर लॉ फॉलो करके, स्टेजेस फॉलो करके जो होती हैं हमारी एविडेंस की, ठीक है, क्रॉस की, चीफ की, री एग्जामिनेशन की, ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्टेज होती है, ठीक है, उसको फॉलो करके एक जजमेंट नहीं आई है, मीन्स मेरिट्स पे नहीं है। तो इस वजह से सेम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, ठीक है। लेकिन जब मान लो अगर आप अपील कोर्ट में जाते हो, यहाँ पे सेक्शन 96 में अगर अपील में जाते हो आप कि ये एक्स पार्टी डिक्री को रिवर्स कर दिया जाए, तो फिर अपील कोर्ट क्या करती है, मेरिट्स को भी देखती है। तो अपील कोर्ट के पास थोड़ा सा, अगर हम कहें कि स्कोप वाइड आ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो सेम कोर्ट होती है, उसने मेरिट्स पे नहीं दिया होता, लेकिन जो अपील कोर्ट है वो मेरिट्स भी देखती है, डिटेल में जाती है, ठीक है। तो अपील कोर्ट की जो रेमेडी है वो ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया मतलब वो ज़्यादा ध्यान से काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से ज़्यादा इसको डिसाइड कर पाएंगे। मीन्स वो ज़्यादा टाइम लगा के उसको एनालाइज करके अपनी ऑब्जर्वेशन में रखती है, फिर डिसीजन देती है। तो कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सेट असाइड करने के लिए पार्टी अप्लाई कर सकती है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट खुद अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई पर्सन है जो पार्टी ही नहीं है, ठीक है, पार्ट ही नहीं है प्रोसीडिंग का, क्या वो अप्लाई कर सकता है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इफेक्टेड पार्टीज जो हैं सिर्फ वही आ सकती हैं, ठीक है। तो कब एक्स पार्टी डिक्रीज को सेट असाइड नहीं किया जाता, तो प्रोवाइजो 2 क्या बात करती है कि जहाँ पे समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुए, ठीक है, समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुए, लेकिन डिफेंडेंट के पास नॉलेज थी कि ये वाली डेट ऑफ हियरिंग है, ठीक है, और वो फिर भी नहीं आया, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट टाइम था अपीयर होने का, ठीक है, उस क्लेम को आंसर करने का, तो वो नहीं आता है, तो इस चीज़ का वो बेनिफिट नहीं लेने वाला और डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब डेट ऑफ हियरिंग की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ हियरिंग क्या माना जाएगा, मीन्स तारीख है सुनवाई की, ठीक है। यहाँ पे सुनवाई कौन सी मानी जाएगी, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ हियरिंग है उसको आपने ये लेके नहीं चलना है कि उसको इतना पता है कि उसके खिलाफ पेंडिंग है सूट, ठीक है। पेंडेंसी के बारे में उसको हो सकता है कि पता हो कि हाँ मेरे खिलाफ सूट दायर हुआ हुआ है, लेकिन उसको पता है कि डेट भी आने ही वाली है, ठीक है, इस तारीख को डेट हो सकती है, ठीक है। मियर नॉलेज कि उसके खिलाफ कोर्ट में दायर किया गया है केस, ठीक है, इसको आप डेट ऑफ हियरिंग नहीं मानोगे। लेकिन डेट इतनी है, ठीक है, डेट इज सो फार, ठीक है, इतनी को डेट है या इतना टाइम है उसके पास कि वो अपना सफिशिएंट एक रिप्लाई तैयार कर सकता है उतने टाइम के बीच बीच, ठीक है, कि उसके पास एक सफिशिएंट टाइम था, ठीक है, उसको डेट ऑफ हियरिंग मान के चलेंगे हम, ठीक है। इट इज नॉलेज ऑफ डेट ऑफ हियरिंग विच स्टिपुलेटेड इन प्रोविजो 2 एंड नॉट द नॉलेज ऑफ पेडेंसी ऑफ सूट, ठीक है। मीन्स डेट ऑफ हियरिंग की कि उतना टाइम पीरियड है, सफिशिएंट टाइम, उसको मान के चल रहे हैं हम, उस पेडेंसी को मान के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोविजो 2 बात करती है। तो ये हमारा केस है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। सफिशिएंट कॉज क्या है, सफिशिएंट कॉज क्या रहने वाला है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उस सिचुएशन सर्कमस्टांसिस को देख के, ठीक है, मौजूदा क्या रहने वाले हैं, हर केस की डिफरेंट सर्कमस्टांस होते हैं, कोर्ट की मर्जी है, जिस चीज़ को भी वो सफिशिएंट मानना चाहे वो मान सकता है, ये सारी पावर्स कोर्ट के हाथ में रहती हैं, ठीक है। प्रोवाइजो 1 क्या बात करती है, जो हमने पीछे देखा था कि अगर मान लो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो ठीक है, जहाँ पे तो डिफेंडेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, ये हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है कि जहाँ पे डिफेंडेंट को अलग किया जा सकता है, ठीक है, और डिक्री ऑन मेरिट्स डिसाइड हुई है, ठीक है, तो डिक्री में भी सेट असाइड ओनली अगेंस्ट एक्स पार्टी डिफेंडेंट, नॉट अगेंस्ट ऑल डिफेंडेंट्स। जैसे हमने कहा ना कि एप्लीकेशन मान लो ये एप्लीकेशन मान लो ये सभी नहीं आए थे, ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री पास होगी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन सिर्फ बी ने लगाई है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट मतलब इनका जो पार्ट है या मान लो इनका शेयर है वो सेपरेट है, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट ये डिग्री सेट असाइड हो जाएगी, लेकिन इनके अगेंस्ट नहीं होने वाली। सो जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसके अगेंस्ट हो जाएगी, एक के अगेंस्ट होगी, जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली बाकियों के अगेंस्ट हो जाएगी। मीन्स सेपरेबल पार्ट देखा जाएगा, ठीक है, कि अगर वो सेपरेबल है तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो सकते वो सेपरेट इनसेपरेबल है, ठीक है, तो फिर इक्वली अगर इसके खिलाफ हो गई सेट असाइड तो बाकियों के खिलाफ भी हो जाएगी।
और रूल 14 क्या बात करता है, नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। रूल 13 में अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो सेट असाइड की डिक्री की, ठीक है, और कोर्ट ने सेट असाइड भी कर दिया, ठीक है, और दूसरी पार्टी को अब नोटिस देना जरूरी है, ठीक है, प्लेंटिफ को, कि हमने सेट असाइड कर दिया है और अब से प्रोसीडिंग वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी, ठीक है, कि डिफेंडेंट जी आ चुके हैं, मिल चुके हैं हमें। और रूल 10, ये जो हमारे जो बच के थे रूल्स, रूल 10 क्या बात करता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, ठीक है, और वो नहीं आते हैं, तो फिर क्या माना जाएगा। मान लो ABC ने केस दायर किया D के खिलाफ, तो यहाँ पे एक का आ जाना प्रेजेंस माना जाएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है कि इन तीनों को आना ज़रूरी है, तो फिर तीनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर आर मोर देन वन प्लेंटिफ्स, देन क्या किया जा सकता है, एक या एक से ज़्यादा कोई आ जाता है एंड बाकी नहीं आते, तो कोर्ट क्या कर सकता है, एट द इंस्टेंस ऑफ प्लेंटिफ और द प्लेंटिफ्स अपेयरिंग परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे। कोर्ट क्या मान सकता है कि ये बाकी सारे भी प्रेजेंट है, ठीक है, B और C नहीं आए हैं, मान लो फॉरन गए हुए हैं, तो A का आना ही प्रेजेंट माना जाएगा, ठीक है। ओके, रूल 11, नॉन अटेंडेंस ऑफ, अगर मान लो डिफेंडेंट्स नहीं आते, जैसे या फिर मान लो XY, यहाँ पे ये डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक डिफेंडेंट आ गया बाकी नहीं आए, तो ये कोर्ट की मर्जी है, ठीक है, क्या करे, एक डिफेंडेंट आ गया, या तो कोर्ट क्या करे कि प्रोसीड करे, ठीक है, कोर्ट को लगता है जो भी सही, और शेल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपीयर। मीन्स या फिर इनके ये आ गया है, इसको प्रोसीड कर ले, बाकियों के अगेंस्ट एक्स पार्टी कर दे, जो हमने पीछे देख लिया है ऑलरेडी बहुत एग्जांपल्स में। रूल 12, consequences of non attendance without sufficient cause shown, party order to appear in person। मीन्स अगर आप नहीं आते हो और ना ही आप बता पाते हो कि ये सफिशिएंट कॉज था, सफिशिएंट कॉज इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा। प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है, उनको इन पर्सन आना था, इन पर्सन वो अपीयर नहीं हुए और सफिशिएंट कॉज नहीं, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि वो किस वजह से कोर्ट नहीं आए, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, सिमिलरली अगर मान लो डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर क्या करता है, एक्स पार्टे करता है, प्लेंटिफ नहीं आता तो फिर सूट को डिसमिस करता है। वही फोरगोइंग जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करने वाली हैं डिसमिसल ऑफ सूट और एक्स पार्टे को लेके, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल जो भी सारी चीज़ें थी, ठीक है, सॉरी ऑर्डर 9 को लेके वो सारी मैंने यहाँ पे बता दी है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ भी चीज़ बची है, अगर कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो आप। तो इसके अलावा ये हमारा ऑर्डर 9 अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस के बारे में बात करता है, ठीक है, कि सबसे पहले प्लेंट दायर की जाती है, प्लेंट के बाद समन सर्व किए जाते हैं, ठीक है, समन के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है। रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप फाइल नहीं करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, उसके लिए रूल 13 है। और समन के बाद अगर आप नहीं आते हो, ठीक है, ऑर्डर 5 के बाद अगर आप नहीं आते हो तो ऑर्डर 9 को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। फिर आप अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं फॉलो करते हो तो ऑर्डर 9 में कुछ इनबिल्ड प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो फॉलो की जाती हैं। तो ऑर्डर 9 में हमने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स को देख लिया, ठीक है, एक्स पार्टे ऑर्डर होता है, एक्स पार्टे डिक्री होती है। ऑर्डर के लिए हमारे पास लिमिटेशन एक्ट ने नहीं बताया, लेकिन डिक्री के लिए बताया आर्टिकल 123 ने, और वो कितना टाइम पीरियड बताया कि आप 30 दिन के भीतर क्या चले जाओ, अपनी एप्लीकेशन लेके चले जाओ कि इसको सेट असाइड किया जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑन मेरिट्स नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है कि हर एक चीज़ की रेमेडी मींस अगर मान लो कोई हर एक चीज़ का सोल्यूशन ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो डिसमिसल होता है प्लेंटिफ के डिफॉल्ट पे, उसकी रेमेडी रूल 4 में दी गई है, ठीक है। अगर मान लो डिफेंडेंट के लिए डिफेंडेंट आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी रेमेडी दी गई, डिफेंडेंट नहीं आता तो उसके लिए भी रेमेडी दी गई है, एक्स पार्टे, ठीक है, रूल 13 है हमारे पास। तो हर एक की अगर मान लो कोई पनिशमेंट है तो उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी है, ठीक है, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो इसके अलावा डिफेंडेंट आता है लेकिन प्लेंटिफ नहीं आता, ठीक है, तो सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है, और इसकी रेमेडी कहाँ पे है, रूल 9 में है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, सिंपल सा ऑर्डर है हमारा। तो आई थिंक अब मुझे क्लास ख़त्म कर देनी चाहिए, ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसके बाहर कुछ भी चीज़ नहीं है, ये सारा मैंने कम्प्लीटली डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। और अब जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर होंगे, 10 मिनट्स की वीडियो, 15, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट्स की। अब शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ही आने वाली हैं, ये जो मेजर पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है सीपीसी का। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कोर लॉ क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।